हेलो फ्रेंड्स। समावेशी शिक्षा के अपने लास्ट वीडियो में हमने अस्थिबाधित बालकों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम मानसिक मंदित बालकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं, इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनका बौद्धिक स्तर समान बालकों से कम होता है। इन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे बालक, ठीक है, मानसिक मंदित बालक इन्हें कहेंगे या मंदबुद्धि बालक इन्हें कहेंगे। तो ऐसे बालक जिनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो सामान्य बच्चों से कम होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो इनकी जो बुद्धि होगी, ठीक है, वो किससे कम होगी, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे कम होगी। या हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कह सकते हैं। ठीक है, जिनका मानसिक रूप से वो जल्दी चीज़ों को नहीं सोच पाते, जल्दी से कार्य सोच कर नहीं कर पाते। अगर आप कोई क्वेश्चन देते हैं उन्हें, ठीक है, कोई प्रश्न देते हैं, तो वो अगर कहें कि आप इसमें दिमाग लगा के बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, उनमें सोच कर लिखना पड़ता है, तो वो सोच कर चीज़ों को नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक इसमें आ जाते हैं, तो मानसिक मंदित बालक कहलाते हैं, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, क्रो ने क्या कहा है मानसिक मंदित बालकों के बारे में, कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, तो IQ के हिसाब से क्रो ने क्या कहा है कि जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि है या IQ है वो 70 से कम होता है तो उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। स्किनर ने क्या कहा है मंदबुद्धि बालकों के बारे में, कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र पूरा नहीं कर पाते उन्हें मंदबुद्धि बालकों की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना। स्किनर ने क्या कहा है कि मंदबुद्धि बालक कौन है, कि प्रत्येक कक्षा में, ठीक है, कोई भी क्लासरूम हो वहाँ पर क्या होता है कि एक वर्ष में एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। ठीक है, हर बालक को पूरा करना होता है, क्योंकि टेस्ट होता है, आपको पता है, एग्जाम होता है लास्ट में, तो उसी सिलेबस से आता है, तो वो पूरा करना होता है। लेकिन जो छात्र इसको पूरा नहीं कर पाते उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, उन्हें मंदबुद्धि बालकों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये स्किनर ने कहा है। अब मानसिक मंदित बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि अधिगम सामग्री के नवीन परिस्थितियों में उपयोग करने में कठिनाई। ठीक है, अगर आप कोई नई परिस्थिति इनके सामने उपस्थित कर देते हैं तो ये अधिगम सामग्री का सही से उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, इन्हें दिक्कत होती है। दूसरा, एक परिस्थितियों की परवाह किए बिना निर्णय लेना। ठीक है, ये सिचुएशन को नहीं देखते, ठीक है, और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि क्या है कि इनका दिमाग काम नहीं करता, जल्दी से जल्दी चीज़ों को ये सोच नहीं पाते, तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी डिसीजन ये ले लेते हैं। तीसरा है कि कार्य कारण में संबंध स्पष्ट धारणा ना बना पाना। ठीक है, कि क्या कार्य है, क्या कार्य चल रहा है और उसके ऊपर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो कार्य कारण के बीच में जो संबंध होता है उसमें अपनी स्पष्ट धारणा नहीं बना पाते, कि अगर ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, धारणा नहीं बना पाते। फिर है कि आत्मविश्वास में कभी, कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी लो होता है। फिर है कि IQ 50 से 75 के बीच में होता है। जो मानसिक मंदित बालक होते हैं इनका IQ कितना होगा, तो 50 से 75 के बीच में होता है। फिर 6 पॉइंट है कि ये बालक प्रायः अमूर्त या मूर्त चिंतन नहीं कर पाते। अब अमूर्त चिंतन या मूर्त चिंतन क्या होता है, कि मूर्त चिंतन उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो मूर्त चिंतन कहलाता है। और अमूर्त चिंतन क्या कहलाता है, कि हम बिना किसी वस्तु को सोचे हुए उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कोई वस्तु हमारे सामने उपस्थित नहीं है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे हम अपने घर में लेटे लेटे एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, या क्लासरूम में बैठे बैठे हम ये सोच रहे हैं कि हम आतंकवादियों से अपने स्कूल को बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये अमूर्त चिंतन है। फिर 7 पॉइंट है कि सामाजिकता का अभाव रहता है। ठीक है, जल्दी घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि इनका दिमाग जल्दी चलता नहीं है, लोग मजाक भी उड़ा देते हैं। ठीक है, इनकी बातों को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो सामाजिकता का अभाव इनके बीच में देखा जाता है। फिर है कि परिवार के दूसरे सदस्यों पर ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि परिवार के जो दूसरे सदस्य उन पर डिपेंड रहते हैं, काम में इतना अच्छे से इनका दिमाग नहीं चलता, तो जॉब वगैरह भी नहीं मिलती। ठीक है, तो फिर हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। 9 पॉइंट है कि जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ। ठीक है, अगर कोई टफ सब्जेक्ट इनके सामने आ जाता है तो ये जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाते। ठीक है, इन्हें दिक्कत होती है। फिर है कि निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि। निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि से मतलब है कि इतने होशियार नहीं होते, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता, चीज़ों को सोच नहीं पाते, तो इस जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो काफ़ी निम्न स्तर की होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी विशेषता है मानसिक मंद बालकों की या मंदबुद्धि बालकों की। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। फिर है कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि IQ के आधार पर कैसे बांटा गया है मानसिक जो मंदित बालक हैं या मंदबुद्धि बालक हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे इन्हें बांटा गया है। तो समान मंदता किसे कहते हैं, ठीक है, जिनका IQ 50 से 70 के बीच में होता है उसे साधारण मंदता या समान मंदता कहते हैं। ठीक है, मध्यम वर्गीय मंदता के बीच में कौन से बच्चे आते हैं,
जिनका आईक्यू जो होता है वो 35 से 49 के बीच में होता है। ठीक है, वो मध्यम वर्गीय मंदता के बीच में आते हैं। गंभीर मंदता अगर पाई जाती है तो आपका आईक्यू कितना होगा, तो आपका आईक्यू होगा 20 से 34 के बीच में। और अगर अति गंभीर मंदता पाई जा रही है तो आईक्यू कितना होगा, तो 20 से भी नीचे होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो बालक होते हैं जिनका आईक्यू या बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है वो अति गंभीर मंदता वाले बालक कहे जाते हैं। और जिनका आईक्यू या बुद्धि लब्धि 20 से 34 के बीच में होता है वो गंभीर मंदता के वाले बालक कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब मानसिक मंदता के कारण क्या होते हैं, ठीक है, जिनके कारण मानसिक मंदता आ जाती है। तो पहला कि आनुवंशिकी व दोषपूर्ण गुणसूत्र की वजह से। ठीक है, जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह आपने सुने होंगे। ठीक है, जो आनुवांशिक होता है, ठीक है, बचपन से होता है, माता पिता से मिलता है। ठीक है, तो उनकी वजह से मानसिक मंदता आ जाती है। दूसरा कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे आप पढ़ेंगे जब आप टेट की तैयारी कर रहे होंगे और वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, तब आप इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी जीन्स का ही है, जीन्स से ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो किसी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, तो मानसिक मंदता आ जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि समय से पूर्व बच्चे का पैदा होना। ठीक है, जो बच्चा 9वें महीने में पैदा होना चाहिए, ठीक है, टाइम होता है कि 9 महीने में 9वां महीना 10 दिन के बीच में बच्चा जो होता है वो पैदा हो जाता है। लेकिन अगर समय से पूर्व बच्चा पैदा हो जा रहा है, ठीक है, 24 से 34 सप्ताह के बीच में अगर बच्चा पैदा हो जा रहा है तो वो मानसिक मंदता का शिकार होगा, ऐसा ज़्यादातर चांस रहते हैं। ठीक है, फिर है कि जन्म के समय शिशु का कम वजन। अगर जन्म के समय शिशु का वजन काफ़ी कम है तो वो भी मानसिक मंदता का एक कारण हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट है कि जन्म के बाद संतुलित आहार व उचित पोषण ना मिलने पर भी मानसिक मंदता आ सकती है। और एथ पॉइंट है कि बचपन में हुई बीमारियों के कारण भी मानसिक मंदता आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मानसिक मंदता आ सकती है किसी भी बालक के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा। ठीक है, जो मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं इनकी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि इनकी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कौशलों का विकास, समायोजन की क्षमता का विकास तथा पढ़ना लिखना एवं सरल गणित का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बालकों का उद्देश्य रखा गया है जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं, इन्हें आपको क्या क्या सिखाना है। तो जो सामाजिक कौशल होते हैं कि समाज में कैसे घुलना मिलना है, ठीक है, ये सारे कौशल आपको सिखाने हैं। दूसरा कि जो समायोजन ये नहीं कर पाते, ठीक है, इसकी क्षमता का विकास करना है आपको। पढ़ना लिखना इन्हें आना चाहिए और जो गणित है, ठीक है, सरल गणित, उसका इन्हें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य रखे गए। दूसरा क्या है कि इनकी शिक्षा व्यवस्था में अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है। इनके जो पेरेंट्स होते हैं इनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। अगर इन्होंने ये सोच लिया कि ये मानसिक रूप से मंद है, ये चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, क्यों रुपए बर्बाद करना है, या कुछ और भी सोच सकते हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इनका जो सहयोग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि अनुभवी व योग अध्यापकों की आवश्यकता है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इन्हें पढ़ाने में। फोर्थ पॉइंट है कि श्रवदर्श साधनों का उपयोग से इन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, श्रवदर्श जो साधन होते हैं इनके सहयोग से इन्हें पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, ये भी सीखेंगे। ठीक है, अगर मूवी के माध्यम से आप सिखा रहे हैं या प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखा रहे हैं तो इन्हें भी इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।